नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल का एग्जाम आयोजित करवाया जाने वाला है उसके प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ जो आपको सिलेबस बताया जाने वाला है यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और यह सिलेबस बिहार एसएससी के द्वारा ही जारी किया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा कि बिहार एसएससी के द्वारा 12,199 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक फॉर्म भरने की तारीख है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख है। आपको इससे पहले ही करा लेना है, आखिरी समय का इंतजार नहीं करना है। और आपको परीक्षा का तैयारी करने में तभी मजा आएगा जब आपको सिलेबस कंप्लीट तरीके से पता होगा। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे मेन चीज जो होता है, सबसे मुख्य बिंदु जो होता है वह उसका सिलेबस होता है। अगर सिलेबस पर आपकी पकड़ है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी के द्वारा जो एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा उसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से 150 के कुल मिलाकर 600 अंक हो जाते हैं और आपको समय मिलने वाला है 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है और कुल पद जो है वो है 12,199। पहले कुछ कम पद था लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया है। 12,199 पद अभी देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है कि इन 12,199 पदों में से एक पद आपका हो, इसके लिए आपको सिलेबस को अच्छी तरह से समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग कड़ी मेहनत करनी होगी। केवल मेहनत से काम नहीं चलने वाला है, कड़ी मेहनत करनी होगी। इन सारे सिलेबस को समझने के बाद आपका जो जो पॉइंट कमजोर रहता है उसके ऊपर आपको विशेष फोकस, विशेष हार्डवर्क करना होगा और उसको स्ट्रांग बनाना होगा। अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलनी होगी, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सिलेबस जो है, यह सिलेबस जो पीटी का है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा का जो यह सिलेबस है, यह 3 खंड में आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो लिया जाएगा आपसे उसमें 50-50, मतलब 50-50 और 50 3 प्रकार से विभाजित किया जाएगा। 3 पत्र रहेंगे जो कि खंड क, खंड ख और खंड ग के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। खंड क में आपको सामान्य अध्ययन से सवाल पूछा जाएगा, खंड क में सामान्य अध्ययन से सवाल पूछा जाएगा और खंड ख में आपसे सामान्य विज्ञान और गणित से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। 25 प्रश्न रहेगा सामान्य विज्ञान से और 25 प्रश्न रहने वाला है गणित से, सामान्य गणित से। और बाकी जो 50 प्रश्न हैं वो आपको मानसिक क्षमता जांच से देखने को मिलने वाले हैं, मतलब रीजनिंग से सवाल आने वाले हैं 50 प्रश्न। अगर आप रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। आपके थोड़े से मेहनत से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने रीजनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो रीजनिंग को आपको कंप्लीट कर लेना है तो 50 नंबर में से बहुत हद तक आपको 40 से 45 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो। और बाकी 50 नंबर आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन से देखने को मिलने वाला है। सिलेबस में जो जो विषय दिए गए हैं सभी को मैं बारी बारी से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को बारी बारी से समझना शुरू करते हैं। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं, यह सिलेबस जो है यह बिहार एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। इस सिलेबस में मेरा कोई रोल नहीं है, मतलब मैंने अपने हिसाब से इस सिलेबस को नहीं बनाया है। बिहार एसएससी के द्वारा वहाँ जो बहुत ही विद्वान लोग बैठे रहते हैं और उनके द्वारा परीक्षा आयोजित करवाया जाता है, उनके द्वारा इस सिलेबस को तैयार किया गया है और विद्यार्थियों को एग्जाम में हेल्प मिले इसके लिए यह सिलेबस वेबसाइट पे भी डाला गया है, ताकि विद्यार्थी जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकें और परीक्षा में 80 नंबर प्राप्त करके सरकारी नौकरी वाला जो पद है उसको प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे खंड क की। खंड क में आपको सामान्य अध्ययन से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। खंड क से आपको सामान्य अध्ययन से प्रश्न देखने को मिलेगा और इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके
प्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। मतलब इसमें जो आपको प्रश्न मिलेंगे, सामान्य अध्ययन में जो आपको प्रश्न मिलेंगे, इसमें आपके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए और समाज में उनका क्या अनुप्रयोग है और उसके संबंध में जो उसकी योग्यता है उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और वर्तमान घटनाओं मतलब हाल फिलहाल में जो घटनाएं घट रही है, जैसे कि G20 सम्मेलन हुआ है और कुछ अभी जो है एशियन गेम चल रहा है, एशियन गेम्स जो कि चीन में चल रहा है, फिर अभी वर्ल्ड कप होने वाला है। तो यह सब जो आसपास की जो सामान्य घटनाएं हैं, वर्तमान घटनाएं हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती है, कहीं पे राज्यपाल चेंज होता है, कहीं पे किसी अधिकारी को प्राइज मिलता है मतलब पुरस्कार मिलता है, कहीं कोई नई पुस्तक लिखी जाती है, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि करंट अफेयर से प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और उन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की, मतलब वो जो घटनाएं हैं उनका सूक्ष्म अवलोकन तो करना ही करना है, उसके साथ साथ उनके प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल रहेंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की अपेक्षा की जाती है। किसी भी शिक्षित व्यक्ति से इन सभी बातों की जानकारी रखने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं और इसमें आपको बिहार से प्रश्न तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है और इसमें बिहार से जुड़ा हुआ सवाल ना हो, यह हो नहीं सकता है। मतलब बिहार में आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और बिहार में कोई सरकारी नौकरी का बहाली निकलता है, कोई वैकेंसी निकलता है और आप उसमें फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको वहां पे निश्चित रूप से बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको बिहार स्पेशल तैयारी पर भी विशेष जोर देना होगा। ठीक है, बिहार के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भारत और इसके जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उससे विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब भारत कहने का मतलब है कि आपको भारत की संपूर्ण सामान्य जानकारी होनी चाहिए और जानकारी आपके पास जितनी गहराई में होगी, जितना गहरा ज्ञान आपके पास होगा, जितनी जानकारी आपकी दुरुस्त होगी, उतना आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है। भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से पड़ोसी देश हैं आप सभी लोग को पता है। पाकिस्तान से प्रश्न आ सकता है, चीन से प्रश्न आ सकता है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव जो हमारे आसपास के देश हैं उनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेपाल, भूटान भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं, इसका सामान्य अध्ययन का परिचय आप जान चुके हैं। सामान्य अध्ययन को अगर विभाजित किया जाए तो समसामयिक विषय और भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, या बिहार एसएससी के वालों के द्वारा ही किया गया है। समसामयिक विषय में जैसे कि आप यहाँ पे कुछ पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है केवल इसी से सवाल नहीं आने वाला है, इससे अधिक भी आपको पढ़ाई करनी होगी, घर में मेहनत करना होगा। करंट अफेयर्स जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है केवल इसी के भरोसे नहीं रहना है, आपको और भी इस देश में, देश के साथ साथ विदेश में जो करंट अफेयर्स नए नए बन रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि हाल फिलहाल में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है और इसमें भारत का जो RRR है उसको मिला है ऑस्कर अवार्ड, इससे आपको प्रश्न देखा जा सकता है। या फिर नोबेल प्राइज जो हाल फिलहाल में ही मिला है, तो नोबेल प्राइज से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे वैज्ञानिक प्रगति की बात हो रही है, मतलब वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार जो हमारे देश में दिया जाता है, जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और भी जो बहुत सारे पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सवाल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ भारतीय भाषाओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भाषाओं की जानकारी का मतलब ये नहीं कि आपको कोई नया भाषा सीखना है, मतलब भारत में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, वह भारतीय भाषाएं हमारे संविधान की किस अनुसूची में है, हमारे संविधान की किस अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, या फिर किस भाषा को संविधान की अनुसूची में शामिल कराने की मांग की जा रही है। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और लिपि से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। राजधानी, मुद्रा और खेल खिलाड़ी जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है बिहार एसएससी के पीटी एग्जाम में। ठीक है, तो आप जान चुके हैं समसामयिक मतलब कि आपको करंट अफेयर्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और जानकारी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि मजबूत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, मजबूत जानकारी, स्ट्रॉन्ग जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उससे क्या क्या सवाल आपको देखने को मिलने वाला है।
जैसे कि पड़ोसी देशों का इतिहास, पड़ोसी देशों के इतिहास से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। भारत के इतिहास से बहुत सारा प्रश्न आता है, लेकिन इसमें आपको विशेष फोकस करना है आधुनिक भारत के इतिहास पर। आधुनिक भारत के इतिहास से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत से सवाल देखने को नहीं मिलता है, वहाँ से भी सवाल आते हैं, लेकिन वहाँ से कमतर सवाल आते हैं। ज़्यादातर सवाल जो है वो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादातर सवाल आपको देखने को मिलेगा आधुनिक भारत के इतिहास से। तो भारत का इतिहास इसको कंप्लीट कर लेना है। संस्कृति हमारे भारत की संस्कृति की बात हो रही है और हमारे आसपास के जो देश हैं उसके संस्कृति की बात हो रही है। भूगोल की जानकारी आपको होनी चाहिए, स्पेशली बिहार और भारत का भूगोल आपको तो कंठस्थ ही होना चाहिए दोस्तों। फिर आर्थिक परिदृश्य, मतलब आर्थिक विकास हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इत्यादि, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, कहाँ साक्षरता दर वगैरह, ये सब जो है आर्थिक परिदृश्य जो है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है उसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ भी सवाल पूछा जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन से। इसके साथ साथ भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं से जुड़ा हुआ सवाल मिलेगा। भारत का संविधान एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इससे सवाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, इससे सवाल देखने को मिलेगा। पंचायती राज वाला सवाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। पंचायती राज को आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला, महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपको देखने को मिलने वाला है, तो इस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। सामुदायिक विकास से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। पंचवर्षीय योजना से प्रश्न देखने को मिलेगा कि अभी तक हमारे देश में कितनी पंचवर्षीय योजना को लागू किया जा चुका है और कितनी पंचवर्षीय योजना सफल हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी और किस पंचवर्षीय योजना में किस बात पर विशेष बल दिया गया था, किसके विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे देश में अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें बिहार का क्या योगदान है, इससे भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, समग्र क्रांति का जो उद्घोष हुआ था बिहार की धरती से और यह जो है पूरे भारत में फैल गया था। छात्र आंदोलन हुआ था 1970 के आसपास की मैं बात बता रहा हूं, और उस समय जयप्रकाश नारायण के एक आह्वान पर देश की पूरी जनता जो है उनके समर्थन में आ गई थी। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब यह जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें बिहार का एक योगदान निश्चित रूप से था, इससे जुड़ा हुआ सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप जान चुके हैं कि खंड क में क्या क्या पूछा जाने वाला है। सामान्य अध्ययन में मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स से प्रश्न निश्चित रूप से होगा। करंट अफेयर्स को आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसका इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, भूगोल क्या है, भारत के संपूर्ण भूगोल की जानकारी स्पेशली होनी चाहिए। और बिहार स्पेशल की जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और बिहार से सवाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। फिर खंड ख की बात करेंगे। खंड ख में आपको सामान्य विज्ञान और गणित से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब सामान्य विज्ञान और गणित का जो लेवल होगा वह मैट्रिक के लेवल का होगा। मतलब इसमें आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा साइंस को समझना, लेकिन जो आर्ट्स या कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस बात को समझना। तो आर्ट्स वाले के लिए ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, जिन्होंने इंटर में आर्ट्स लिया है उन्हें ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सामान्य विज्ञान तो यहाँ पे मैट्रिक लेवल का पूछा जा रहा है, मैट्रिक स्तर का पूछा जा रहा है, इसमें आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। जो इसका सामान्य जानकारी होता है केवल वो जान लेना है। आपको डीपली में, गहराई में नहीं जाना है, डीपली किसी भी चीज़ का रिसर्च नहीं करना है, क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं है। बहुत ही जल्द एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास समय बिल्कुल कम है। आप जितने गहराई में गोता लगाइएगा ऊपर आने में आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है।
इसीलिए उतना गहराई में गोता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से, जीव विज्ञान से और भूगोल से प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इसके साथ साथ भूगोल से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है। अगर आपने अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की पुस्तक को कंप्लीट कर लिया है, क्लास 6 टू क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है, तो आपको निश्चित रूप से इसको पढ़ने में आसानी होगा। लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वैसे भी यहाँ बताया गया कि मैट्रिक के लेवल का ही पूछा जाने वाला है, तो मैट्रिक का लेवल बहुत ही इजी लेवल होता है, तो सामान्य विज्ञान में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चिंता तभी आप नहीं कर सकते हैं जबकि आपकी मेहनत जो है वो बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुँच चुकी है, आप आत्मविश्वास से भर चुके हैं कि नहीं भाई हमारी तैयारी ठीक ठाक लग रही है, हमें जो सामान्य विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास जो जानकारी होनी चाहिए यह जानकारी हमारे पास है, तब आप निश्चिंत हो सकते हैं। फिर बात करें गणित की, तो गणित में यहाँ पे आपको संख्या पद्धति से, गणित का लेवल भी मैट्रिक के लेवल का ही रहने वाला है, और गणित में आपको संख्या पद्धति से, पूर्ण संख्याओं के अभिकरण से, दशमलव और भिन्न से, भिन्न संख्याओं के बीच और इन संख्याओं के बीच जो परस्पर संबंध होते हैं, मतलब संख्याओं के बीच जो परस्पर रिलेशन होते हैं, उससे जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिर गणितीय संक्रियाएं से जुड़ा हुआ सवाल देखने को मिलेगा, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसकी तैयारी आपकी कैसी होगी, आपको एक किताब खरीद लेनी है, और अगर आप पहले से ही कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से इस किताब की जानकारी आपके पास ज़रूर होगी। और यह किताब है आर.एस. अग्रवाल का। आर.एस. अग्रवाल का जो अंक गणित होता है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यह जो मैथ का टॉपिक है यह आसानी से कवर हो जाएगा। किताब का नाम याद रखिए, आर.एस. अग्रवाल का किताब जो है यह आपको खरीद लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको निश्चित रूप से खरीद लीजिए, है तो अच्छी बात है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। मैं यहाँ पर किसी किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही हमें कहीं से कुछ मिला है इस किताब के बारे में बताने के लिए, लेकिन अगर आप आर.एस. अग्रवाल जो कि बहुत ही उपयोगी किताब है, इस किताब से तैयारी करते हैं अपने सामान्य मैथ की, तो आपका जो मैथ है यह निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा और आपको अन्य किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो आपको आर.एस. अग्रवाल से कंप्लीट कर लेना है। और सामान्य विज्ञान जो है, सामान्य विज्ञान आप आराम से लूसेंट को कवर कर लीजिएगा। लूसेंट के द्वारा जो है आप सामान्य विज्ञान को देख सकते हैं। लूसेंट बुक में सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान ये काफ़ी है। अगर आप थोड़ा और पैसा लगाना चाहते हैं तो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक होता है आप इसको खरीद लीजिए। लूसेंट से आप थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए रहते हैं, उसको पढ़ के वहाँ पे टिक लगाते जाना है। इस तरीके से आपका तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरलता से हो जाएगा। फिर बात करें खंड ग की, तो खंड ग में आपको मानसिक क्षमता जांच, मानसिक क्षमता जांच से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि रीजनिंग से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है और यह प्रश्न 50 नंबर का होगा। दोस्तों रीजनिंग उतना टफ नहीं होता है और इसमें 50 नंबर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अन्य छात्रों के मुकाबले में आपको मेंस तक पहुंचने में। यह 50 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप इफोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि रीजनिंग में आप लगातार अभ्यास करते रहिएगा तो आपका रीजनिंग जो है वो तरोताज़ा रहता है, दूसरे छात्रों के मुकाबले में स्ट्रोंग रहता है। तो इससे क्या क्या प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे शाब्दिक और गैर शाब्दिक मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिहार एसएससी के द्वारा जो पीटी का एग्जाम लिया जाएगा उसमें आपको दोनों प्रकार के रीजनिंग देखने को मिलेंगे, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ बताया गया, सादृश्यता से सवाल आ सकता है, समानता और भिन्नता से सवाल आ सकता है, स्थान कल्पना से सवाल आ सकता है, समस्या के समाधान से सवाल आ सकता है, विश्लेषण से सवाल आ सकता है, दृश्य स्मृति से सवाल आ सकता है, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या इत्यादि से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप रीजनिंग की भी कोई अच्छी सी बुक ले लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात पर जोर डालिएगा कि आपका अभ्यास जो है वो नियमित रूप से हो और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो। मैथ का अभ्यास भी आपको रोज़ करना है, रीजनिंग का अभ्यास भी रोज़ करना है। आप एक टाइम टेबल बना लीजिएगा, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको
कंप्लीट तरीके से पढ़ाई करनी है और आप कम से कम 5-6 घंटा पढ़ाई कीजिएगा, तभी इतने कम समय में आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। और करंट अफेयर्स पर तो विशेष फोकस रखना होगा। हाल फिलहाल में क्या क्या घटनाएं हो रही है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। आप करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी का वार्षिकांक ले सकते हैं। स्पीडी का जो वार्षिकांक बुक होता है बहुत ही उपयोगी बुक होता है करंट अफेयर्स के मुकाबले। या फिर अन्य किसी प्रकाशक का भी आप किताब ले सकते हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से बताया गया हो। तो अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और सफलता जो मिलेगी इसमें कोई शक नहीं होगा। अगर आपकी मेहनत होगी, मेहनत जरूर रंग लाएगी दोस्तों। मेहनत किया हुआ हमारा कभी बेकार नहीं जाता है, कभी न कभी काम आ ही जाता है। अगर आप सच्चे हृदय से बहुत ही लगन के साथ पूरा एकाग्र होकर के कठिन तपस्या एक तरह से करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आने वाले समय में सफलता मिलने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार एसएससी में तैयारी करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इस चैनल पर जो है वो आपको सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ वीडियो देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ साथ सामान्य विज्ञान का भी यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला यानी कि सीरीज वाला जो वीडियो होता है यह भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।